गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक है आज का मॉडर्न फिजिक्स ना, मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर। टाइम कम बचा है, आप लोगों को रिलैक्स रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, रिलैक्स रहना है, ज़्यादा किसी भी चीज़ का हेडेक नहीं लेना है। ठीक है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, खूब पानी पियो, गन्ने का रस पियो और भी जूस पियो। ठीक है, लेकिन रिलैक्स ना हो। आपकी डाइट बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, कोई हैवी खाना मत खाओ भी 2 दिन के लिए। ठीक, तो चलो आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पर, मॉडर्न फिजिक्स। देखो फर्स्ट है, इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो पहले मैं बेसिक बता देता हूं। जो लाइट है इसके अपन 2 तरह के बिहेवियर अपने सिलेबस में है। एक तो होता है कौन सा, वेव नेचर, और एक होता है पार्टिकल नेचर, मतलब फोटोन थ्योरी। अब वेव नेचर में क्या पढ़ते हैं हम? वेव नेचर में पढ़ते हैं हम पूरा ऑप्टिक्स, रे प्लस वेव। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब कौन सा होता है लाइट का, वेव नेचर। और एक होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर पर बेस्ड हमारे सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन टाइटल आप लर्न कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कॉम्पटन इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर को ही शो करता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये कॉम्पटन इफेक्ट। अब जो फोटोन है, मतलब लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में है। जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो कितना होता है, एच न्यू या एस सी बाय लैम्डा। अब ये एस सी बाय लैम्डा जनरली वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन होता है, तो याद रखना है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा का वैल्यू अगर आप एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे तो डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक एनर्जी का फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। तो यहां पर E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, तो जो लाइट है उसमें फोटोन का रेस्ट मास तो कितना होता है, 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, 0 होता है। लेकिन मास इफेक्टिव होता है, तो हम इसको ऐसे समझें, एम सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं P इंटू सी बी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो यहां पर मैं 2 चीज लिखता हूं, बोलते हैं मास ऑफ फोटोन कितना है, मतलब इफेक्टिव। ये इफेक्टिव मास उसके मोशन एनर्जी की वजह से है। तो कितना इफेक्टिव मास है, E बाय सी स्क्वायर। ठीक है, E को एस सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो H बाय सी लैम्डा हो जाता है। ठीक है ना। और अगर मैं इसका मोमेंटम लिखता हूं तो मोमेंटम होता है मास इंटू सी, मतलब H बाय लैम्डा। इसी को डी ब्रॉगली ने कॉपी करके बोला कि पार्टिकल्स के साथ भी वेव नेचर होता है और वो लैम्डा होता है H अपॉन पी के इक्वल। ठीक है, तो ये मोमेंटम हो गया। फिर आती है बात पावर की। तो पावर होता है कितना, एनर्जी अपॉन टाइम। अगर एक फोटोन है तो एच न्यू, एन फोटोन है तो एन एच न्यू पर यूनिट टाइम। ये कैपिटल एन है, मतलब टोटल फोटोन का एनर्जी कितना, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इनटू एच न्यू। और यहीं से आता है ये एन का वैल्यू, इसको बोलते हैं एन बाय टी। मतलब अगर 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट बल्ब है, तो वो पर सेकंड कितने फोटोन उसमें से निकल रहे हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, P बाय एच न्यू। ठीक है, और P बाय एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा। इसका वैल्यू आप लर्न कर लेना, 5 इंटू 10⁻24 P लैम्डा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये बता रहा है हमको। अगर हम यहाँ पर उसका वाट में पावर पुट कर दें, मतलब 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट पुट कर दें, वेवलेंथ गिवन है तो लैम्डा पुट कर दें, तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, इससे हमको पता चल जाएगा पर सेकंड कितने फोटोन उस लैम्प में से निकल रहे हैं। अब 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक तो वो क्वेश्चन जिसमें आपको दिया होगा कि एक लैम्प है 100 वाट का है, मतलब उसकी कोई एफिशिएंसी नहीं दी हुई है, तो आप अज्यूम कर लीजिए 100 वाट लैम्प 100 वाट का लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, बोलेंगे एक 100 वाट का लैम्प है
लेकिन उसका एफिशिएंसी 50% है। दैट मीन्स वो 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन लाइट प्रोड्यूस कर रहा है कितनी, 50 वाट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और यहीं पर आ जाता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, पावर अपॉन एरिया किसको इंडिकेट करता है, इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। तो अगर इसी में अगर आपसे पूछ लें कि भाई पावर अपॉन एरिया है, ठीक है ना, और पावर की वैल्यू ये है, इसमें एरिया से डिवाइड कर दें तो n/80 कितना हो जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻24 I × लैम्डा। दोनों साइड एरिया से डिवाइड किया ना, तो पावर अपॉन एरिया क्या हो गया, इंटेंसिटी। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पर सेकंड कितने फोटोन, ये क्या बता रहा है पर सेकंड पर यूनिट एरिया पर कितने फोटोन। ठीक है, और इसके साथ साथ आप एक चीज और याद रख लीजिए कि जो लाइट है अगर वो किसी जगह पर इंसिडेंट होता है तो उसके अंदर मोमेंटम भी होता है, फोर्स भी लगाता है, प्रेशर भी लगाता है, तो वो सब भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट और बता देता हूं, अगर पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अगर लाइन टाइप का सोर्स है, ट्यूब लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन टाइप का सोर्स है, तो इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया करेंगे ना, सर ये एरिया है 4πr², क्योंकि यहाँ पर वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल, और स्फेयर का एरिया 4πr²। यहाँ लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाता है, सिलिंड्रिकल, और सिलेंडर का एरिया कितना होता है 2πrl। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल सोर्स का इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। और थर्ड टाइप का होता है प्लेन वेव फ्रंट। ऐसा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट कौन बनाता है, जब ये सोर्स कितना डिस्टेंस पर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तब उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब अगर पॉइंट सोर्स और सिलिंड्रिकल सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उनका इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है, और जो वेव फ्रंट है वो प्लेन बनता है। ठीक है, इंटेंसिटी इनफाइनाइट इफेक्टिव बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है एक्चुअल में, अगर सोर्स फोकस पॉइंट पर रख दिया जाए तो रिफ्रैक्टेड रेज जो होती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल हो जाती हैं। तो बोलेंगे अगर एक पॉइंट सोर्स फोकस पर रखा है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा हो जाता है, प्लेन हो जाता है। इसका एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम जानते हैं ना, फोटो करंट जो होती है, सैचुरेशन करंट, वो किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर। और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी इस पर डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। कुछ नहीं लिखा होता तो हम ये मान लेते हैं, अगर मान लो सोर्स का टाइप नहीं लिखा तो हम कैसा मान लेते हैं, पॉइंट सोर्स मान लेते हैं। तो देखो क्या होता है वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्वेश्चन बनता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता है अपने को करंट किस पर केस प्रोपोर्शनल है, करंट, फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। भाई जो फोटो सैचुरेशन करंट होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी हम जानते हैं ना, फोटो करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह का ग्राफ बनता है करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब फोटो करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है 1/r² के, अगर सोर्स पॉइंट है या कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक सोर्स को दूर ले जाएं, डिस्टेंस डबल कर दें, डिस्टेंस डबल कर देंगे तो बोलेंगे इंटेंसिटी 1/4 हो गया, 1/4 हो गया तो जो फोटो करंट है वो भी 1/4 हो जाएगी। अगर सोर्स लाइन दे दिया, डिस्टेंस डबल किया तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा, उस केस में फोटो करंट हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट होते हैं जो अपने को ध्यान रखने होते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फोटो करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है।
और स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो आप कैसे 3-4 तरह के ग्राफ देखे भी होंगे, ठीक है ना, तो जो ये इंडिकेट करती है कि वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है या इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट है, इस तरह के ग्राफ्स आपने देखे होंगे। जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूं, एक फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया, करंट का ग्राफ इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी डबल करने का मतलब है डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सॉरी डबल नंबर ऑफ फोटोन इंसेंड हो रहे हैं। डबल नंबर ऑफ फोटोन इंसेंड होंगे तो डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, डबल चार्ज निकलेगा, तो करंट भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। सेकेंड, ये आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी या ये ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? एच न्यू माइनस फाइव होता है। तो अगर आप ग्राफ बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये न्यू नॉट से स्टार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अगर मैं इसको बैक साइड में बढ़ा दूं तो ये किसके इक्वल आएगा? -5 के इक्वल आएगा। फ्रीक्वेंसी पुट कर दीजिए 0, तो काइनेटिक एनर्जी -5 के इक्वल है। ये ग्राफ तो काइनेटिक का है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो ई वी नॉट काइनेटिक एनर्जी होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ई से डिवाइड हो जाएगा, तो सेम टाइप का ग्राफ बनेगा, वही ये न्यू नॉट होगा, बस ये क्या होगा? अब -5/E हो जाएगा। एक और चेंज क्या होगा? इसमें जो स्लोप होगा काइनेटिक ग्राफ में वो h होगा, और इसमें जो स्लोप होगा वो h/E होगा। अब देखो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बना रहे हैं तो उसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो मेटल के लिए ग्राफ बनाऊं तो लाइन पैरेलल बनेगी। क्यों पैरेलल बनेगी? क्योंकि ये स्लोप जो है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। इससे हमको एक चीज और पता चल रही है, इसका न्यू नॉट, इसका न्यू नॉट, तो जो ए है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब ए का वर्क फंक्शन भी कम है, ये इससे पता चल रहा है कंपेयर करने पर, ठीक है। तो दोनों में सेम स्लोप है। तो अगर 2-3 तरह के मेटल दे रखे हो, उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो सब में उन दोनों के लिए ये पता चल जाएगा कि स्लोप सेम है, इसलिए दोनों लाइनें पैरेलल बनेंगी। जो फ्रीक्वेंसी कम होगी, जो वर्क फंक्शन कम होगा, वो यहाँ दिख ही जाएगा आपको। तो जैसे इसमें ए का वर्क फंक्शन कम है क्योंकि ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कम है, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चंस बनते, ग्राफ बनते। कुछ ग्राफ आपने ऐसे देखेंगे कि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का स्टडी कर रहे हैं फोटो करंट के साथ, ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी को चेंज कर देते हैं, ठीक, इंटेंसिटी को चेंज कर देते हैं, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट बढ़ जाएगा। तो देखो ये I1 है, ये I2 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है ν1 इज इक्वल्स टू ν2 है, इसलिए सॉरी ν1 इक्वल्स टू ν2 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए K मैक्सिमम भी क्या होगा? सेम होगा। स्टॉपिंग वोल्टेज भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इंटेंसिटी I2 ज्यादा है I1 से, इसलिए 2 वाला करंट ज्यादा होगा, तो 2 वाला ग्राफ ऊपर है। इसी में एक और एनालिटिकल पॉइंट बनता है कि अगर मान लो, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, दो है, उनकी इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अब दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इसलिए सेम करंट, भाई दोनों की इंटेंसिटी सेम है, करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी सेम है तो दोनों में सेम करंट, फोटो करंट फ्लो होगा।
इसका फ्रिक्वेंसी ν1 है, इसका ν2 है। अब हमको पता है EV0 या K मैक्सिमम कितना होता है, h न्यू माइनस फाइव। ठीक है, जिसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग वोल्टेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां ये पता चल रहा है कि ν2 ν1 से ज्यादा है, इसलिए V02 V01 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि K मैक्सिमम 2 ग्रेटर देन K मैक्सिमम 1। तो ये वैलिडेट करता है कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग वोल्टेज तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटीज है और फोटो करंट इंटेंसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अपन क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, if light of frequency nu is incident on metal, ejected fastest electron has speed v। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, हाफ m v2 स्क्वायर इज h2 न्यू माइनस 5 और हाफ m v1 स्क्वायर कितना, h न्यू माइनस 5। तो जब न्यू फ्रीक्वेंसी है तो v1 स्पीड हाईएस्ट, 2 न्यू फ्रीक्वेंसी है तो v2 स्पीड हाईएस्ट। रेशो ले लेते हैं, तो v2 बाय v1 का जो स्क्वायर है वो ये आ जाएगा 2h न्यू माइनस 5 अपॉन h न्यू माइनस 5। क्या मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं कि एक 5 ऐड कर दूं और एक सब्ट्रैक्ट कर दूं? यस, कर सकते हैं। अब क्या हुआ इससे फायदा, तो 2h न्यू माइनस 2 5 में इससे डिवाइड कर रहे हैं। देखो क्या है, ट्वाइस h न्यू माइनस 5 प्लस 5 और किससे डिवाइड कर रहे हैं, h न्यू माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तो 2 टाइम्स कट गया, ये 2 प्लस समथिंग है, तो v2 बाय v1 कितना आ रहा है, ये वेलोसिटी है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, वेलोसिटी है। कितना आ रहा है, √2 प्लस समथिंग, मतलब मोर देन √2। तो हम बोलेंगे v2 बाय v1 की वैल्यू √2 से ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आता तो बोलते 2 से ज्यादा है, और अगर स्टॉपिंग वोल्टेज का क्वेश्चन आता तो भी बोलते 2 से ज्यादा है। तो देखो 3 तरह से पूछ सकते थे आंसर। स्टॉपिंग वोल्टेज 2 बाय स्टॉपिंग वोल्टेज 1 मोर देन 2 है, K मैक्सिमम 2 बाय K मैक्सिमम 1 मोर देन 2 है, V2 बाय V1 मोर देन 2 है। बात समझ में आ गई? सॉरी, मोर देन √2 है। आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन √2v और √2v1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो इसमें बोला क्या है, विच इज हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपको ये याद दिला दूं, ये जो ऑर्डर हम पढ़ते हैं इधर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं विजिबल, विबग्योर। ठीक है, रेड के बाद इंफ्रारेड आएगा। ठीक है, पहले माइक आएगा, फिर रेडियो पर गाना आएगा। ठीक है, तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ इंफ्रारेड से ज्यादा है, रेडियो की उससे भी ज्यादा है। ठीक है, और उल्टा चलते हैं, इधर चलते हैं, वॉयलेट से पहले अल्ट्रा वॉयलेट आएगा, उससे कम वेवलेंथ की लाइट मिला तो उसको एक्सरे बोल दिया, उससे कम का मिला तो उसको गामा रेज बोल दिया, और उससे कम वेवलेंथ मिला तो उसको बोल दिया कॉस्मिक रेज। तो ये लैम्डा मिनिमम है और ये लैम्डा मैक्सिमम है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर, इस साइड में जाने पर क्या हो रहा है, लैम्डा इंक्रीजिंग है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग है, आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर क्या है, आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर राइट में जा रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आयनाइजेशन की जगह पर बात करेंगे दूसरी, किसकी, पेनेट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो जो पेनेट्रेट करने की पावर है, पेनेट्रेटिंग पावर, ये कम होती जा रही है।
ठीक है। तो रेडियो वेव माइक्रोवेव में पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, इसलिए सब जगह रेडियो के सिग्नल हैं, सब जगह मोबाइल के सिग्नल हैं, टीवी के सिग्नल हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, तो ये स्क्रीन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते इजीली। लेकिन इस साइड जो है एक्स रेज, गामा रेज, ये आपकी स्किन को पेनिट्रेट करते हैं, इसलिए तो एक्सरे होता है जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो, ठीक है ना। तो शॉक में आप सेल्फी लेते हो ना, तो रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव से आपको कोई खतरा नहीं है या नेग्लिजिबल है, ठीक है। लेकिन एक्सरे तो नहीं कराने जाते ना अपन, कि चलो आज एक्सरे कराते हैं अपन, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर है, वो आपके टिश्यूज को, सेल्स को डैमेज करता है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट बता दिए, समझ लीजिए। जो रेडियो वेव है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर मिनिमम है, और ये गामा रेज से भी ज़्यादा कॉस्मिक रेज की है। कॉस्मिक रेज में मैक्सिमम कंटेंट आप समझ लीजिए जैसे प्रोटॉन है, ठीक है। ये मैंने पेनिट्रेटिंग पावर लिख दिया। इधर जाएंगे तो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो पेनिट्रेटिंग पावर घटेगा। अभी हमने एक वर्ड लिया था आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर ये किसी एटम से कोलाइड करे तो उसको आयनाइज बना दे। तो आयनाइजेशन पावर तो आपको पता है कि उसके अंदर मास होगा, हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो टक्कर मार के इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। तो अगर पावर किसकी बात करें, आयनाइजेशन पावर की, तो ध्यान से सुन लेना। आयनाइजेशन पावर का ऑर्डर क्या है, देखो अल्फा पार्टिकल सबसे भारी है, फिर न्यूट्रॉन है, फिर जाके ये सब आएंगे गामा रेज वगैरह, ठीक है। तो बोलेंगे गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, बीटा भी ले सकते हो, फिर ले लो बीटा, फिर ले लो गामा, ठीक है ना। तो अल्फा सबसे हैवी है, तो कोलाइड करके आयनाइज कर देता है, तो अल्फा की आयनाइजेशन पावर ज्यादा है, गामा की आयनाइजेशन पावर कम है, लेकिन गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। तो ये ऑर्डर तो किसका बताया, आयनाइजेशन का। अगर पेनिट्रेटिंग की बात करें, पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, तो पेनिट्रेटिंग पावर गामा की ज्यादा है, उसके बाद बीटा की है, उसके बाद ये अल्फा की है, या न्यूट्रॉन भी आ सकता है बीच में, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when green light incident on metal plate then photoelectric effect does not occur, it occurs by, तो देखो ग्रीन कलर की वेवलेंथ से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो किससे होगा, उससे होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा हो या वेवलेंथ इससे कम हो। तो ग्रीन से कम कौन कौन सी है, तो ग्रीन से कम एक्सरे है, ठीक है, बस एक्सरे ही है। इट अकर बाय इंसिडेंट रे, तो ग्रीन से कम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरे ही है, ग्रीन से कम और भी है, पर इन ऑप्शंस में येलो का वेवलेंथ ज्यादा है, रेडियो वेव इंफ्रारेड का और ज्यादा है, रेडियो वेव का और ज्यादा है, वेवलेंथ बढ़ने पर फ्रिक्वेंसी तो कम हो जाता है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या वेवलेंथ एक सर्टेन वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। तो अब ग्रीन से अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है तो किससे होगा, ग्रीन से पहले क्या आता है, ब्लू, ठीक है ना, उससे पहले इंडिगो, फिर वॉयलेट, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा रे, फिर कॉस्मिक रे, लाइक दिस। इनसे होने के चांसेस है, डेटा नहीं है पर होने के चांसेस है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट सोर्स 2 मीटर अवे, सोर्स शिफ्टेड टू 1 मीटर, ठीक है। तो यहां मैं आपको एक चीज और बताता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या काम में आता है, सीजियम काम में आता है। सीजियम क्या है, ये बेस्ट फोटो सेंसिटिव मेटल है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन है वो सबसे कम होता है, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो सीजियम बेस्ट फोटो सेंसिटिव मेटल है, ये फोटो सेल में काम में आता है। मतलब लाइट गिरती है, लाइट गिरने से ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस देता है, मतलब करंट कंडक्ट करवा देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते हैं, अभी बताया था सोर्स का टाइप नहीं दिया, अच्छा दिया है पॉइंट सोर्स दिया है। पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है,
तो I2/I1 क्या हो जाएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर, इनिशियली 2 मीटर, फाइनली 1 मीटर, होल स्क्वायर 4 मीटर। तो डिस्टेंस डबल कर देते तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाता, यहां पर डिस्टेंस हाफ कर दिया है तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज सेम। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है मतलब पार्टिकल, और फोटोन की बात कर रहा है मतलब लाइट की बात कर रहा है। ठीक है ना, अब दोनों की वेवलेंथ सेम है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है H/P। वेवलेंथ सेम है, लैम्डा सेम, तो ये P भी क्या हो जाएगा, सेम। अब बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो देखो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, mc² मतलब P इंटू सी। और एनर्जी अगर मैं लिख रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², या बोलेंगे P इंटू V/2। अब बोला किसकी एनर्जी ज्यादा है, यही पूछा है ना इसमें। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो P तो कट गया, क्या आ गया, 2c/v। अरे भाई C तो स्पीड से बहुत बहुत ज्यादा होता है, तो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बहुत बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, यह काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, रेस्ट मास एनर्जी की बात नहीं कर रहे। अगला आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन बताना है। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रहा है। तो न्यू नॉट कितना हो गया, न्यू नॉट हो गया 4 × 10⁻15। देखो ये नंबर 4 यहां आ जाएगा ना। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। पूछा क्या है, वर्क फंक्शन पूछा है। तो आप चाहें तो लैम्डा निकाल सकते हैं C/न्यू से, कितना है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻15। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया, ये मीटर में है, तो -7 हो गया, मतलब 3000/4 मतलब 750 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इसकी एनर्जी बतानी है ना, वर्क फंक्शन। ये लैम्डा नॉट हो गया एक्चुअली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। भाई आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्राफ से दिख रहा है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टार्टिंग है। ओके, तो यहाँ से हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लिया। एनर्जी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 750। तो सॉल्व करके देख लेना, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा है। वर्क फंक्शन 1000 होता तो 12.4 आ जाता। अच्छा ठीक है, 12,400 है ना, तो 750 से डिवाइड कर दो इसको 3/4। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आई थिंक ये आ रहा होगा इसका ना। ठीक है, या जो भी आ रहा है मैथमेटिकली निकाल। कैलकुलेशन नहीं आता आप लोगों को, नहीं आता है तो हम कर देते हैं। देखो पहले इसको काट देते हैं हम, ये 100 है, एक 0 काट दिया, 75 है, 25 से काट दें इसको, तो आ गया 1240। 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 300/4। ठीक है, तो फिर एक 0 काट दिया, कितना हो गया ये 4 ऊपर चला जाएगा, 124 × 4 कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 500 हो गया, 498 हो गया, डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो ये आ रहा है ना 17 समथिंग, मतलब 16 पॉइंट के आसपास कुछ आ जाएगा, और एग्जैक्ट आप निकाल लेना। अगला क्वेश्चन, लाइट डिस्क्राइब एट प्लेस बाय इक्वेशन, दो इक्वेशन दे दिए, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो T का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा ओमेगा होता है। तो 5 × 10⁻⁻15 ये ओमेगा हो गया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ओमेगा अपॉन 2 होता है। तो 5 × +15 है, 15 में 2 से डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा,
और के मैक्सिमम क्या होता है? के मैक्सिमम होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन दे दिया, फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर डायरेक्टली ना देकर एक वेव इक्वेशन दे दिया है। कौन सा वेव है? ये ईएम वेव का इक्वेशन है, ठीक है, जो कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेटिंग है पता नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, अच्छा इसमें भी दो फ्रीक्वेंसी है, गलत हो गया। क्या गलत हो गया? देखो यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट है उसमें दो फ्रीक्वेंसी है। एक फ्रीक्वेंसी तो है कितना, 5 इंटू 10⁻15/2π, और एक फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 8 इंटू 10⁻15/2π। तो भाई ये फ्रीक्वेंसी हाई है, ये फ्रीक्वेंसी हाई है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये वाला एच न्यू लेना है, एच न्यू 2 - 5, समझ में आ गया? मतलब ये भी प्रोड्यूस करेगा, वो भी करेगा, लेकिन अब हमको यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। ये फ्रीक्वेंसी हाई है तो हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो इससे निकालना है। अब अगर मान लो आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाती है तो समझ लो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है, वो गिवन फ्रीक्वेंसी जो दिख रही है आपको वो थ्रेशोल्ड से कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब बीम है 450 नैनोमीटर, लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन दे दिया है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। अच्छा देखो पहले अपन उस पर आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। कितनी एनर्जी का फोटोन है, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं इससे। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन या ई माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, ई माइनस वर्क फंक्शन। तो के मैक्सिमम कितना आ रहा है वो देखते हैं। ई कितना है, ये है ई 12,400 डिवाइडेड बाय 4500 एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये तो कितना आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बी में जाते हैं, ठीक, तो कितने सर्कुलर मोशन की रेडियस आएगी, तो अपने को पता है mv/qb होती है। फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है। तो देखो यहां से क्या निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, तो पहले तो p निकाल लो √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो भी ब्रैकेट आ रहा है इससे तो लीनियर मोमेंटम पता चल जाएगा। तो ये क्या आ गया, p/qb। फिर पूछा है b कितना, तो p/q × r, रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। तो वो यूनिट चेंज करके और यहाँ से कैलकुलेट करके पुट कर देना। तुमको पता ही है मॉडर्न फिजिक्स में इस चैप्टर में कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने कौन कौन से रिजल्ट डायरेक्ट लर्न कर रखे हैं, पर हैं बहुत सारे रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। अब देखो एनसीईआरटी का टॉपिक है ये कि भाई हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से क्यों नहीं समझा सकते, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, समझ लीजिए। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर एमिटेड। हाँ सही है, तो क्वांटम नेचर को सपोर्ट कर रहा है। अगर लाइट पार्टिकल की फॉर्म में, बुलेट की फॉर्म में नहीं होती तो हमारे पास थ्रेशोल्ड की कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर लाइट वेव नेचर की तरह आ रही है तो फिर कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होने के बाद में भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए। मैं सारा ही बता देता हूँ क्या है यहाँ पर। ये फोर्थ वाला रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज क्वांटाइज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो क्वांटाइज है, लेकिन इसको वैलिडेट करने के लिए डी वाला रॉन्ग है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी। सी भी करेक्ट है। इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज फाइनली इल्यूमिनेटेड, लीव द सरफेस इमीडिएटली। फोटो इलेक्ट्रॉन्स लीव्स द सरफेस इमीडिएटली, ठीक है। मतलब यहाँ पॉइंट समझ लीजिए कि अगर लाइट पार्टिकल नेचर नहीं है, सिर्फ वेव नेचर है, तो भाई मान लीजिए 100 वाला एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी से मिल रहा है, तो ये बताता है कि क्वांटम थ्योरी लग रहा है, पार्टिकल थ्योरी लग रहा है।
ऐसा भी तो होना चाहिए था। अगर वेव थ्योरी लगता तो 100 फ्रिक्वेंसी की लाइट से अगर 1 सेकंड में एमिशन होता है तो 50 वाली से 2 सेकंड में हो जाए, 10 सेकंड वाली से 10 से हो जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, इमीडिएट हो रहा है, मोमेंटरीली हो रहा है। तो यार तो ऐसा होता ना, बुलेट लगी और सडनली पर्सन गया, ठीक है ना। ऐसे बुलेट लगी और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल गया। तो वो लाइट बुलेट की तरह काम कर रहा है, पार्टिकल की तरह काम कर रहा है, वेव की तरह नहीं कर रहा है। वेव की तरह कर रहा होता तो मान लो आपको 100 ml पानी पीना है तो आप धीरे धीरे पी के भी तो 100 ml पी सकते हो ना। तो अगर स्लोली कंटिन्यूस होता तो ऐसे भी चल सकता था, लेकिन यहाँ पर स्लोली कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए तो लो फ्रिक्वेंसी वाली लाइट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करवा पा रही है, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ रही है, इसका मतलब ज्यादा बुलेट लग रही है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब लाइट बुलेट की तरह काम कर रही है, पार्टिकल की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो एक्चुअल में ये एक तरह का वेरिफिकेशन है कि भाई वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं समझा सकती है, ठीक है। तो ये उस पर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा हैव सेम एनर्जी, देन देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैं आपको सारा वो लिख देता हूँ। देखो लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है, एक तो होता है h/mv, एक होता है h/p, एक होता है h/√2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एक और होता है h/√2m इंटू QV, लेकिन ये वाला केवल किसके लिए है, ओनली चार्ज, ठीक है। तो इसी के बेस पर आपने ये लर्न भी किया होगा कि भाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना होता है 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम। लैम्डा प्रोटॉन कितना होता है 0.286 बाय √v एंगस्ट्रॉम। लैम्डा ड्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन से मास डबल है तो √2 आ जाएगा 1.414, 0.202 बाय √v एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा जब अल्फा पार्टिकल के लिए लिखोगे तो 0.101 बाय √v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आई थिंक यही होते हैं, फिर भी चेक कर लेना। मतलब इसको सॉल्व करोगे ना चार्ज पार्टिकल के लिए तो ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब वैल्यूज पुट करोगे तो आ जाएगा। अब यहां से ये पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है, सेम एनर्जी, तो के सेम है तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, √m के। तो लैम्डा अल्फा पार्टिकल सबसे भारी है तो लैम्डा अल्फा सबसे कम है। और कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, सॉरी, मास सबसे ज्यादा तो लैम्डा सबसे कम। लेस देन, लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ वेवलेंथ सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है, ठीक है, देख लेना जो भी है। और ये जो लिखा है ना हमने √m, प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU, न्यूट्रॉन का होता है 2 AMU, तो √2 मतलब 1.41 से डिवाइड करेंगे तो 202 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो करेक्ट ही होगा, फिर भी आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब डेटा आपको याद रखना है। किसी क्वेश्चन में बोलेंगे सेम स्पीड से जा रहा है तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, सेम मोमेंटम से जा रहा है तो लैम्डा सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी जा रहा है तो ये क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला है, सेम अगर चार्ज सेम एक्सेलरेटेड वोल्टेज है तो √m इनवर्स में आएगा, ठीक है। अब मैं √m एंड q बोथ, ठीक है ना, तो 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। फिर बोल देता हूँ, अगर मोमेंटम सेम है तो लैम्डा सेम होगा क्योंकि लैम्डा है h/p, ठीक, पहली कैटेगरी। सेम स्पीड से मूविंग है तो लैम्डा हो जाएगा h/mv, मतलब मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सेम काइनेटिक एनर्जी है तो k सेम पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m आ जाएगा। और फोर्थ वाले में देखोगे अगर सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √mv आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये सब इसमें
पॉसिबिलिटी होती है डी ब्रॉगली वाले में। ठीक है, एक कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ और बता देता हूं कि जब ये मैटर वेव का क्वेश्चन हो तब तो ध्यान रखना है कि ये लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट वी के। लेकिन अगर ये एक्स रे का क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना है लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/v के। ठीक है, लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/v के। कैसे है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, लैम्डा सॉरी एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो वही लैम्डा निकालेंगे तो एनर्जी डिवाइडेड में आ जाएगा। लिखोगे ईवी तो ई कट जाएगा, वोल्टेज में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, पर इतना डिटेल में नहीं जाना है, एक्सरे हमारे सिलेबस में नहीं है। केवल एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो वो कितनी वेवलेंथ का एक्सरे फोटोन बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंबल क्या हुआ, कोई ये जरूरत नहीं है कि आप एक्सरे पढ़ें उस क्वेश्चन की वजह से, सिर्फ इतना लर्न कर लीजिए क्योंकि सारी एनर्जी किस में बदल गई है, फोटोन में बदल गई है। एक्चुअल में बताता हूँ, क्वेश्चन ये है कि अगर Q चार्ज है, V वोल्ट है, तो कितनी एनर्जी है, QV। अब ये सारी एनर्जी फोटोन में बदल गई एक्सरे में, तो एस न्यू भी हो सकता है, SC/लैम्डा भी हो सकता है। तो लैम्डा कितना, SC/QV। अब SC तो हमको पता है ना, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन Q इंटू V। और Q क्या है, Q इलेक्ट्रॉन है, तो E से काट देंगे तो वोल्ट में आ जाएगा। तो लैम्डा क्या आ गया, 12,400/V एंगस्ट्रॉम में। बात समझ में आ गई। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, ये एक्स रे की बात कर रहे हैं। जब एनर्जी किस में बदल जाती है, फोटोन में बदल जाती है डायरेक्टली कंप्लीटली, तो ये लैम्डा मिनिमम होता है और ये फ्रीक्वेंसी उस एक्सरे की मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसकी वजह से एक्सरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ लो। अगला नेक्स्ट, if the de Broglie wavelength of proton and for alpha particle are equal। ठीक है भाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन और अल्फा का इक्वल है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। देखिए लैम्डा सेम है तो लैम्डा होता है H/P, तो P भी सेम हो गया। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। फाइंड क्या करना है, उनकी वेलोसिटी का रेशो। तो वेलोसिटी प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी अल्फा किसके इक्वल, मास अल्फा अपॉन मास प्रोटॉन। अल्फा होता है 4 AMU, मास होता है प्रोटॉन का 1 AMU, तो 4/1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो देखो जितने भी स्टेबल ऑर्बिट है, उन स्टेबल ऑर्बिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्टेन डिस्टेंस पर ही ऑर्बिटिंग कर सकता है, सर्कुलेट हो सकता है, उनको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट। क्या बोर ने बताया था कि स्टेबल ऑर्बिट वो है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मतलब एंगुलर मोमेंटम NH/2π है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए स्टेबल ऑर्बिट की थ्योरी को डी ब्रॉगली से समझते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है और स्टेबल ऑर्बिट में, तो वो स्टेबल ऑर्बिट में ही क्यों है। तो ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है वो तभी स्टेबल हो सकता है जब उसके साथ कौन सी वेव एसोसिएटेड हो, स्टेशनरी वेव। दो तरह की वेव होती है ना, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी प्रोपेगेट चला जाता है, प्रोपेगेट करता है, तो एनर्जी निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल होता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो कैसी है, प्रोग्रेसिव नहीं है, वो वेव होती है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में एनर्जी प्रोपेगेट नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम तक ऑर्बिट रोटेटिंग सर्कुलेटिंग हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम तक ऑर्बिटेटिंग है, इसका मतलब उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, जो मैटर वेव है,
वो कौन सी वाली टाइप की वेव है एसोसिएटेड, वो है स्टेशनरी वेव, नो एनर्जी प्रोपेगेशन, नो एनर्जी लॉस। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 2 पाई आर किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, रेडियस दे दिया उस ऑर्बिट का, वो तो जस्ट डेटा है, उसकी जरूरत नहीं है, रेडियस यहाँ नीचे दिया हुआ है। एन फाइंड करना है आपने को, तो एन कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ दिस वन, तो एन कितना हो गया 2 पाई आर बाय लैम्डा। इस 2 पाई आर बाय लैम्डा को सॉल्व कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का दे दिया, काइनेटिक एनर्जी बताएं, देखो कंफ्यूजिंग है, टोटल एनर्जी दे दिया, काइनेटिक पूछा है। अरे भाई टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, एक तो होता है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आप बोलते हैं आपकी एनर्जी कितनी है, तो आपकी एनर्जी बहुत कम है, नेगेटिव में पोटेंशियल, आपकी काइनेटिक 0 है, आप चेयर पे बैठे हो, 3 तरह की एनर्जी है आपके पास। अगर आप ग्रेविटेशनल एनर्जी देखोगे निकाल के, तो आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी आएगी नेगेटिव 10⁻⁻11 -8 नेगेटिव में। आप बैठे हो तो आपकी काइनेटिक 0 है, लेकिन अगर आप अपनी रेस्ट मास एनर्जी निकालोगे तो वो बहुत बहुत ज्यादा आएगी, m × c² से निकालना पड़ेगा। c² में खुद ही 10⁻16 चला जाता है, अगर 50 किलो के हुए तो 150 × 10⁻16 चला जाएगा, मतलब बहुत बहुत एनर्जी आपकी रेस्ट मास एनर्जी है वो। ठीक है, काम नहीं आ रही है बस। अब देखो यहां पर अगर आपसे पूछें कि भाई इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ पर, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो mc² होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट, और c² हमको पता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU। तो इसको 931 से मल्टीप्लाई करके देखना, कुछ आ जाएगा 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं सॉरी, कितना आ जाएगा ये 0.55 है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 931 को 1000 ले लें तो 3 डेसिमल खिसक जाएगा, और क्या होगा, हाँ तो ये आ जाएगा 0.512। ठीक है, 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। तो सुन लो, किसी का भी रेस्ट मास एनर्जी पूछा है तो कैसे निकलता है, m × c² से निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी कितना आ गया 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चेक कर लेना, वैसे तो यही होगा 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक पूछा है, देखो टोटल कितना है 2.854, रेस्ट मास वाला 0.512 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, 2 बीटा निकल के 3 अल्फा एमिट हो रहे हैं। मास नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट, देखो बीटा का तो कोई मास नंबर नहीं है, इसका 3 × 2 है, मास नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो 2 बीटा निकलने से कोई मास नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ 3 अल्फा एमिटेड दैट मीन्स 6 मास नंबर डिक्रीजेस। तो क्या बोला, मास नंबर का क्या होगा 6 मास नंबर डिक्रीजेस। एटॉमिक नंबर का नहीं बोला है, 3 अल्फा निकलने का मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो 3 डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन 2 बीटा निकलने का मतलब 2 इंक्रीज हो जाएगा। तो रिजल्ट ये आएगा अल्टीमेटली कि 1 डिक्रीज है। ठीक है, एक बीटा निकलता है तो +1 हो जाता है, 1 अल्फा निकलता है तो -2 हो जाता है। ये होता है एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर। ठीक है ना, और मास नंबर बीटा का 0 लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मास नंबर एक एलिमेंट है कोई x 90 232,
इससे क्या बन रहा है, कोई वाई डॉटर न्यूक्लियर बन रहा है जिसमें 82 है और 208 है। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले अल्फा ट्राई कीजिए। क्यों? क्योंकि मास नंबर केवल अल्फा ही चेंज कर सकता है, बीटा से मास नंबर चेंज नहीं होगा ना। तो यहां पर टोटल मास नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, 232 माइनस 208, इतना मास नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ अल्फा कितने हो गए, इससे तो निकल रहा है कितना, 24। तो कितने अल्फा पार्टिकल हो जिनसे कि 24 बनेगा, भाई एक अल्फा का 4 होता है तो 4 से डिवाइड कर दो, 6। एक अल्फा निकलने पर 4 मास नंबर डिक्रीज हो रहा है। यहां पर 24 मास नंबर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब कितने अल्फा एमिट हो गए, 6 अल्फा पार्टिकल यहां पर एमिट हो चुके हैं। तो अल्फा कंफर्म हो गया, ठीक है ना। तो अल्फा तो 6 हो गए। अब आते हैं, जब 6 अल्फा निकल गए तो ये 90 माइनस 6 हो जाना चाहिए था, सॉरी 90 माइनस 12 हो जाना चाहिए था। भैया एक अल्फा निकलता है तो 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, 6 अल्फा निकल गए तो 12 डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन आंसर तो 82 आ रहा है। इसका मतलब बीटा निकलने से बढ़ा भी है। कितना बढ़ा है, ये कितना आ रहा है, 90 माइनस 12 78। तो नंबर ऑफ बीटा कितने आ गए, 4। बात समझ में आ गई। देखो 12 अगर एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया तो 90 से डिक्रीज होकर कितना हो जाना चाहिए, 78, लेकिन है कितना, 82। इसका मतलब 4 एटॉमिक नंबर इंक्रीज भी हुआ है। 1 बीटा एमिट होता है तो +1 इंक्रीज होता है, तो 4 बीटा एमिट होने पर ये +4 आया होगा। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने हो गए, 4 के इक्वल हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट तो क्या, इसको बोलते हैं मास नंबर कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, अब कंजर्व रहता है को टेक्निकली कहीं जगह पर मिलेगा आपको ब्रेयन नंबर कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेयन नंबर कंजर्वेशन। तो कंजर्व कर दो मास नंबर, इसका मास नंबर यूरेनियम है ना 235 है, न्यूट्रॉन का 1 है, क्रिप्टॉन का 92 है। ठीक है, इक्वेट करना है। तो राइट साइड में क्रिप्टॉन का 92 है, एक्स का बताना है, मान लेते हैं ए है, 2 न्यूट्रॉन है तो 2 हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। सेकंड चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन में यहां पर आपको एटॉमिक नंबर कंजर्व कर देना है। 92 यूरेनियम का है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। 36 क्रिप्टॉन का है, इसका एटॉमिक नंबर निकालना है, न्यूट्रॉन का 0 है, इक्वेट करना था। ठीक है, न्यूट्रॉन का कितना है, Z है। ओके, तो 92 माइनस 36 कर देना, 56 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसके आगे भी 1-2 क्वेश्चन दिए होंगे, मैं बता देता हूं। इसका तरीका क्या होता है, एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास, ठीक है, और इनटू में c²। अब एक्सपेक्टेड मास का मतलब है, मान लो Z तो प्रोटॉन है प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन है, इतना न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, माइनस न्यूक्लियस का मास कितना दिया हुआ है। ठीक है, ये अगर आप AMU में निकाल लेंगे तो यहाँ 931.5 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर किसमें आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि c² को आप ऐसा याद रख सकते हो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट होता है, मतलब वही 9 × 10⁹ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर
न्यूक्लियस का मास ना देकर एटम का दे देंगे। ध्यान से सुनना, आपको अगर मास एटम का दे दिया तो यहां पर आपको Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर एटम का मास लिखोगे तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी शामिल है, लेकिन जब यहाँ न्यूक्लियस का लिखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। अब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये वो एनर्जी नहीं है जो न्यूक्लियस में है, ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस से निकल गई है, ठीक है ना। मतलब बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस का वो एनर्जी होता है जो न्यूक्लियस बनने पर न्यूक्लियस फॉर्मेशन में निकल जाता है, एमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज हो गया एक्चुअली। अब अपन आगे बात करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछते हैं तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाता है। इस पर बेस्ड इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, ऐसा आपने ग्राफ कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है ना। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी मिडिल रेंज में ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हाईएस्ट होती है आयरन के लिए 8.6 होती है आई थिंक, पर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये क्या कंक्लूजन बताती है, पहला तो कंक्लूजन ये बताती है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करते हैं, कांस्टेंट है ना। मतलब मास नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी बताता है, ये हीलियम ना। अब मैं यहाँ पर दो चीज पर ध्यान दीजिए कि मान लो आपको ऐसा दे दिया ग्राफ, ये ए है, ये बी है, इधर कहीं सी है, ये ई है, ये एफ है। दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, एक तो होती है फिशन। फिशन रिएक्शन में हैवी वाले ब्रेक होकर मिडिल रेंज में आ जाते हैं। तो क्या हो सकता है, और ले लेता हूं, एक यहाँ डी मिस हो गया ना, डी ले लिया। क्या हो सकता है, ई ब्रेक होकर 2C बन सकता है, या ई ब्रेक होकर 2D बन सकता है, या ई ब्रेक होकर C+D बन सकता है। ऐसा ही एफ में, एफ भी हैवी है, एफ का भी इसी तरह से फिशन हो सकता है, ठीक है। तो जो हैवी वाले हैं वो ब्रेक होकर मिडिल रेंज में आने की कोशिश करते हैं। फ्यूजन क्या होता है कि भाई A प्लस बी मिलकर C बना दें, या A प्लस बी मिलकर D बना दें, या 2A से C आ जाए, या 2B से D आ जाए, ठीक है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जो लाइट वाले हैं वो मर्ज होके मिडिल रेंज में आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एक इक्वेशन होती है कि मिडिल रेंज वालों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस ग्राफ देके बन सकते हैं। तो ध्यान रखना, हल्के वाले हमेशा मर्ज होके मिडिल में आएंगे, भारी वाले टूट कर मिडिल में आएंगे, मिडिल वाले कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। तो सी आगे नहीं जाएगा। सी को तो अगर आपको कहीं तोड़ना है या जोड़ना है तो आपको अलग हाई लेवल की रिएक्शन, हाई लेवल की एनर्जी से बॉम्बार्डमेंट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते, बाइंडिंग एनर्जी दे दिया ए और बी का, क्या बन रहा है इसमें, लिखा है 3 एटम ऑफ द एलिमेंट ए, सॉरी बी, 3 एलिमेंट तो किसके, बी के हैं, 1 एटम ऑफ ए बना रहे हैं। अच्छा, अगर इनके मास दिए होते, देखो क्यू फैक्टर के 2 क्वेश्चन आते हैं। क्यू वैल्यू का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, मतलब उस एनर्जी में कितनी, उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर आपको मास दिया होता ना तो आप ऐसे लिखते हैं 3 इंटू मास ऑफ बी में से मास ऑफ ए घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये लॉस ऑफ मास हो जाता है c²। अगर मास दिए होते हैं, लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी दी होती है तो क्या करते हैं, क्यू वैल्यू में कंफ्यूज होता है हमेशा। ध्यान रखना है, मास अगर दिया हुआ है
तो लॉस इन मास निकाल के सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज इन दैट रिएक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी दे दिया। भाई बाइंडिंग एनर्जी तो खुद ही वो एनर्जी है जो निकल गया है, तो अब आपको उल्टा चलना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी ए का माइनस बाइंडिंग एनर्जी बी का, लेकिन 3 बी है, ठीक है, इसके बराबर आएगा। यहां सी स्क्वायर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तो डायरेक्ट ही एनर्जी है। ध्यान से देख लीजिए दोनों को, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उस पर आते हैं। इन द बोर हाइड्रोजन वाटर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन, वेलोसिटी v, r रेडियस, काइनेटिक एनर्जी बताना है। देखो एम वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर होता है? के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के। ये आर काट दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। के की वैल्यू पुट करना मत भूलना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगला, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन इज ऑब्टेन्ड फॉर द ट्रांजिशन। तो देखो ये जो डायग्राम होता है ना एनर्जी का, मैं एक अलग तरह से बताता हूं। मान लो ये 100 है, तो आप देखोगे तो यहां अचानक ही ये कितना हो गया? 8 रह गया। सेकंड में गए तो 2 स्क्वायर से डिवाइड हो गया ना, 2 स्क्वायर से डिवाइड हो गया 25 हो गया। इधर गए तो 3 स्क्वायर 9 से डिवाइड हो गया तो 11 रह गया, और आगे गए तो 4 से डिवाइड हो गया 6 हो गया। तो इस पिक्चर को देखो ध्यान से, ये गैप सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आप और आगे जाओगे 3 6 पर आ गए, 5 पर गए 25, तो यहाँ 4 ही रह गया। तब ये गैप देखो घटता जा रहा है। यहां पर गैप कितना है? 75, दिस गैप 75, दिस गैप 14, दिस गैप 11 माइनस 6 5, दिस गैप 2। तो एक्चुअल में वो गैप ही कम होता जा रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम मिनिमम है, तो ध्यान रखो अगर कहीं ऑप्शन मिल जाए इनफाइनाइट का फर्स्ट के साथ, तो ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा इंटरवल नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम एनर्जी है। अगर नियरेस्ट को देखना हो कि भाई 4 और 3 में जंप कर रहा है, 3 2 में कर रहा है, 2 1 में कर रहा है, तो गैप सबसे कम कहां होता है? ऊपर हायर ऑर्बिट्स में। जो क्लोज टू न्यूक्लियस है वहां पर गैप सबसे ज्यादा होता है। तो पूछा किस में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। आप हायर में जाओगे तो वो गैप पहले ही कम हो जाएगा, सबसे गैप यहां पर होगा। और अगर आपकी इच्छा है निकालने की तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन लोअर स्क्वायर माइनस 1 बाय एन हायर स्क्वायर। और अगर ये ट्रिक समझ में आ गई हो आपको, वो गैप एक्चुअल में घटता जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में गैप 75 है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्या है? ये भी वही सेम है, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम एनर्जी इंटरवल। तो मिनिमम एनर्जी इंटरवल ऊपर आता है तो दूर वाले में होगा, ठीक है ना। दूर वाला 6 2 या 2 6 है। अच्छा एमिशन लिखा हुआ है, हायर से लोअर में आएगा तो एमिट करता है, तो 6 to 2 हो जाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन लिखा होता तो 2 to 6 हो जाता, एमिशन लिखा है तो 6 to 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, देन वेवलेंथ एमिटेड आर इन। देखो कौन से ऑर्बिट में चला जाएगा, ई फाइनल वो निकाल लेते हैं। भाई ग्राउंड स्टेट में -13.6 था, इसको 12.75 दे दिया, तो कौन से ऑर्बिट में चला गया? ऐड कर लो, 13.6 में से इसको सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये आ गया -0.85। आई थिंक ये 4th ऑर्बिट होता है,
फोर्थ होता है ना, -13.6 में 4 स्क्वायर 16 से डिवाइड करोगे तो आएगा। फोर्थ ऑर्बिट है, अगर फोर्थ ऑर्बिट में हो तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बना सकता है? 6 बना सकता है। कैसे? 4 से 3 में जाए, 4 से 2 में जाए, 4 से 1 में जाए, 3 से 2 में जाए, 3 से 1 में जाए, 2 से 1 में जाए, ये 6 बना सकता है। मतलब 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। फर्स्ट में आया तो लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का कुछ पार्ट यूवी वाले रीजन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेकंड में आया तो बामर सीरीज, बामर सीरीज का मैक्सिमम पार्ट विजिबल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ आगे भी इंफ्रारेड में भी चला जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल के लिए याद रखना है, लाइमन मतलब यूवी, बामर मतलब विजिबल, ठीक है। और आगे अगर जाएंगे तो वो सब पार्शन ब्रैकेट फुंड वो सब जो है सब इंफ्रारेड में है, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है अपने को, कौन कौन सी सीरीज है। 1 में आ रहा है लाइमन बनेगा, बामर बनेगा, पार्शन बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। अगला, when electron of hydrogen atom is excited 4th to 5th stationary orbit, the change in angular momentum, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? NH/2π। बोला चेंज कितना हुआ L5 L4 में, तो 5H/2π माइनस 4H/2π मतलब H/2π मतलब 10⁻⁻34 अप्रोक्सीमेटली, तो थर्ड आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंट एमिट रेडिएशन ऑफ 6 वेवलेंथ, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा, 6 वेवलेंथ अभी मैंने बताया था n इंटू n-1/2 6 है, तो इसका मतलब एक कौन से ऑर्बिट में चला गया है? फोर्थ में चला गया है। फोर्थ में गया होगा तो कितना वेवलेंथ आया होगा? RZ², 1/1² माइनस 1/4², 1 से फोर्थ में गया होगा ना ये। तो कितना आ गया ये? R16 एलसीएम, तो 16 माइनस 1/16, तो लैम्डा कितना आ गया? 16/15 R, ठीक है। R डिनोमिनेटर में आएगा, सॉरी R, तो 16/15 और 1/R होता है 912 समथिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 912, ये एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। तो ये आएगा समथिंग 975, ठीक है, 975 एंगस्ट्रॉम या 97.5 नैनोमीटर, ठीक है। फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे सही है। अगला, पीएन जंक्शन डायोड है, इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज, तो जब हम फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है? डिप्लीशन लेयर छोटा हो जाता है, मेजॉरिटी कैरियर आसानी से क्रॉस करने लग जाते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड मेजॉरिटी करंट इंक्रीजेस। अगला, सिलिकॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन दे रखी है 300 केल्विन पर, तो यहां मैं एक और चीज बताता हूं, 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, भूलना नहीं है, ठीक है। इधर आते हैं, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है 6 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब होल कंसंट्रेशन बढ़ गया है, n होल इंटू n इलेक्ट्रॉन हमेशा ni² के इक्वल होगा, तो n इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितनी? 6 × 10⁻11 का स्क्वायर अपॉन होल कंसंट्रेशन हो गई 4 × 10⁻20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, 6² कितना? 36, 36 में 4 से कट किया 9 और ये हो जाएगा 100, 900, 9 × 10⁻2। अब देखो होल मेजोरिटी है, इसका मतलब ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी
ऐड किया है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप या न्यू पीरियोडिक टेबल में 13 ग्रुप का इम्प्योरिटी ऐड किया हुआ, एल्यूमिनियम वाला इम्प्योरिटी ऐड किया है, ठीक है। तो ये पी टाइप बनेगा और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिवर्स बायस। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना उनमें वी पी माइनस वी एन को चेक कर लो, अगर पॉजिटिव आ गया तो फॉरवर्ड और नेगेटिव आ गया तो रिवर्स बायस, ठीक है। तो 5 में फर्स्ट को चेक करोगे फॉरवर्ड आ रहा है, सेकंड को चेक करोगे तो रिवर्स आ रहा है, थर्ड को चेक करोगे फॉरवर्ड आ रहा है, फोर्थ को चेक करोगे फॉरवर्ड आ रहा है। सब में आप वीपी माइनस वीएन निकाल के देख लीजिए। अगला, द आइडियल डायोड कनेक्टेड एज शोन। देखो इधर ये प्लस है, ये माइनस है, ये एन है, ये पी है, ये पी है, ये एन है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट हो जाएगा, ये वाला रिवर्स है तो ओपन हो जाएगा। तो कुछ डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये तो ओपन है, जरूरत नहीं है बनाने की, ये शॉर्ट हो गया। ये कितना है 2 ओम, दिस वन 2 ओम, ठीक है। क्या फाइंड करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू R2, कितने वोल्ट की बैटरी है 5 वोल्ट। कुछ गड़बड़ हो गई है, हाउ इट इज पॉसिबल। करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R2, द रेजिस्टेंस विल बी R2 रेजिस्टेंस। अरे ये आएगा, वो हो सकता है यहाँ पर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस मिसिंग है, आई थिंक 1 ओम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है ना। तो इतना करंट हो जाएगा। अगर पूछते हैं R3 में कितना करंट है, R3 वाले रेजिस्टेंस में, तो उसमें करंट कितना आता है 0, ठीक है। अगला, ये दिया हुआ है, इसमें पूछा है कितनी करंट है, तो पहले तो निकालो करंट है भी कि नहीं, Vp माइनस वी एन निकालो, -1 आ रहा है, रिवर्स बायस है, कोई करंट नहीं है, ठीक है, 0 करंट है। अगला, फाइंड आउट करंट थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम। देखो फॉरवर्ड है क्या नहीं। अब देखो ये वाला चीज क्या बता रहा है, ये एक तरह से बता रहा है बैरियर पोटेंशियल, मतलब जब तक इतना वोल्ट नहीं लगाओगे तब तक डायोड में बैरियर वोल्टेज खत्म नहीं होगा। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये डायोड पर पोटेंशियल ड्रॉप है। तो कहीं पर डायोड पर ऐसा दिख जाए ना, तो इसका मतलब समझ लो ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल है, या आप बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप ऑन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। मतलब डायोड कितना वोल्टेज खा जाएगा ऐसा समझ लो, क्योंकि इतने वोल्ट से कम में तो डिप्लीशन लेयर खत्म नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या, तो ये ऐसा करो इसको, Vp माइनस वी एन कितना आ रहा है 6 वोल्ट, 4 माइनस 2 4 माइनस माइनस 2 कितना आ रहा है 6 वोल्ट। ये कितना ड्रॉप हो गया 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ये 2 किलो ओम है, ठीक है। तब समझो 6 वोल्ट में से 0.5 तो डायोड पर हो गया, तो बचा हुआ IR हो जाएगा। पूछा क्या है I, तो 5.5 में 2 किलो ओम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 2.75 आ जाएगा और 1/किलो मतलब मिली एम्पियर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका पर्पस मेरा बताने का ये था कि आपने ये सर्किट जरूर देखा होगा, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहां मैंने एक AC इनपुट दिया है, ठीक। अब ये लोड है, आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर है ये, तो ध्यान से सुन लो। अगर ये इनपुट है तो मैं 3 बना देता हूं। देखो अगर इनपुट AC है, इस तरह का है, ठीक है, ये V इनपुट हो गया। अगर पूछा जाए कि यहां कितना ड्रॉप हो रहा है और यहां कितना ड्रॉप हो रहा है, तो V2 तो एक्चुअल में V लोड है, और आपको अच्छे से पता है लोड में पॉजिटिव साइकिल का ड्रॉप होगा, नेगेटिव वाले साइकिल में करंट 0 हो जाएगी, क्योंकि डायोड में करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है।
अब देखो, अगर मान लो आपसे पूछ लें कि भाई डायोड पर कितना है, ये तो ठीक है, आपको पता है कि ये वी इन है, ये वी आउट है, तो वी डायोड पर कितना है, ये वी डायोड है। तो आपको पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, यहां पर जितना वोल्टेज होगा वो दोनों पे मिला के होगा। तो अगर ये वाले ड्रॉप आ रहे हैं किसके ऊपर, लोड पर, तो इसका मतलब बची हुई जो पल्स दिख नहीं रही है ना आपको, वो कहां पर है, वो डायोड पर है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आउटपुट में आपको पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ पल्सेस दिख रही है, तो वो जो मिसिंग वाली नेगेटिव वाली पल्सेस हैं हाफ, वो कहां पर है, वो पोटेंशियल ड्रॉप किस पर है, वो डायोड पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ मेजोरिटी कैरियर। हाँ भाई, मेजोरिटी कैरियर पी वाले साइड से होल जंप करके एन साइड में चले जाते हैं। ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी से होता है, ये भी सही है। डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट फॉरवर्ड बायस में, ये भी सही है भाई। ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, ये ही इनकरेक्ट है बस। अरे सारे करेक्ट हैं भाई, ये सब करेक्ट है। तो लिखा होता ना ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो गलत हो जाता। हमको क्या करना है यहाँ पर, इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है, जबकि ये सब तो करेक्ट है। ऑल द अबव आर इनकरेक्ट ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर वाले सारे करेक्ट है, ठीक है। अगला, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन इक्वल होती है, यही दिया होगा, ठीक है। बोथ द कंसंट्रेशंस आर सेम। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमारा, पी टाइप है। अगर इंट्रिंसिक है तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने होल हैं, तो नेट चार्ज जीरो है। एन टाइप में भी नेट चार्ज जीरो, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेजोरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। होल को पी टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेजोरिटी होल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन पी टाइप का ये मतलब नहीं है कि टोटल चार्ज पॉजिटिव है, और एन का मतलब भी ये नहीं है कि टोटल चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो फिर ये बैलेंस अनबैलेंस क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आप इंप्योरिटी आइटम मिला रहे हो वो भी तो आयन है, ठीक है। तो जैसे मान लो पेंटावेलेंट मिलाया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए भाई, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए वो इलेक्ट्रॉन दिए किसने, इंप्योरिटी ने, तो वो इंप्योरिटी आइटम पॉजिटिव है। तो वो इंप्योरिटी आइटम पॉजिटिव एक्सेस इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस कर देते हैं, न्यूट्रल होता है। या ऐसा याद रख लो, पी टाइप एन टाइप कोई सा भी टाइप हो, टोटल चार्ज हमेशा कितना आएगा सेमीकंडक्टर पर, जीरो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये डायोड सर्किट दिया है, अच्छा ये तो वही है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, नहीं दूसरा है। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक। तो ये डायोड तो क्या हो गया, ओपन। ये क्या हो गया, शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट हो गया तो 5 वोल्ट है, और ये भी तो शॉर्ट है, हाँ ये भी शॉर्ट है। तो रेजिस्टेंस कितना हुआ, 10 + 10 20, ठीक है। तो 0.25 एम्पियर का करंट हो जाएगा। ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि ये ब्रांच ओपन है। अगला, द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन अ सेमीकंडक्टर दे दिया है, रेशियो ऑफ करंट दे दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है। तो आई क्या होता है, NeAVD, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो I/N पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो कितना, I1/I2, लेकिन N2/N1, ठीक है। तो करंट रेशियो कितना दिया है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, और ये दिया है 7/4। तो करंट रेशियो दे दिया 7/4, और कंसंट्रेशन रेशियो दे दिया 7/5, मतलब ये हो गया 5/7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है किसका, वोल्टेज स्टेबलाइजर का। इसका क्वेश्चन है ये वोल्टेज स्टेबलाइजर का। जो जीनर डायोड होता है
वो स्टेबलाइज करने के काम में आता है। दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक तो होता है जेनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन होता है जब डोपिंग हाई हो। डोपिंग हाई होती है तो डिप्लीशन लेयर कम होती है, थिन होती है। डिप्लीशन लेयर थिन होती है तो इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉनों को खींच लेती है, बॉन्ड को तोड़ देती है, तो जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है। दूसरी तरफ अगर डोपिंग लो हो तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होती है, मतलब बॉन्ड अपने आप फील्ड से नहीं टूटते। लेकिन जब माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो टक्कर मार के बॉन्ड तोड़ देते हैं। एक बॉन्ड टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद अनदर 2 तो प्रोड्यूसेस 4 प्रोड्यूसेस 8, तो एक ज्योमेट्रिकल सीरीज बन जाती है, एवलांच बन जाता है, तूफान सा आ जाता है कैरियर का, उसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो क्या अंतर है? डोपिंग हाई जीनर, डोपिंग लो एवलांच। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है? फील्ड की वजह से। एवलांच ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है? कोलिजन्स की वजह से। ठीक है, जेनर डायोड रीयूज हो जाता है, एवलांच डायोड ब्रेकडाउन होने के बाद फेंकना पड़ता है, यूज एंड थ्रो है। ठीक है ना, इस पर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पर। 200 ओम है, 1 किलो ओम है, 10 वोल्ट है। ठीक है, करंट थ्रू द डायोड, मतलब ये वाला करंट बताना है, इसको बोलते हैं लोड करंट। ठीक है, केवीएल लगा देते हैं तो देखो ये 15 वोल्ट है, इस पर IR आएगा और यहां पर कितना है? 10 वोल्ट है, तो केवीएल लगा दो इसमें। तो 15 माइनस 10 कितना हो गया? IR। तो I कितना हो गया? 5/R 200 ओम। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50/2 25 मिली एम्पियर, मतलब बैटरी से 25 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, लेकिन लोड को कितना करंट चाहिए? लोड पर वोल्टेज है 10, 1 किलो ओम। भाई लोड जो है वो 1 मिली एम्पियर करंट पे ही चलता है, लेकिन सडन कोई स्पाइक आया इनपुट सप्लाई का और 25 मिली एम्पियर करंट आ गया। अगर ये करंट उस लोड में डिवाइस में चला जाएगा तो वो डिवाइस परमानेंट डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर इसके पैरेलल में लगा दिया। हुआ क्या? अब यहां पर कितनी करंट गई देख लेते हैं। सॉरी 10 है ये। ठीक है, तो अगर यहां 10 जा रहा है तो डायोड में कितना जाएगा? 15। सिंपल ना, किरचॉफ करंट लॉ। 25 इनकमिंग है, 10 लोड में जा रहा है, तो रिमेनिंग 15 कहां चला जाएगा? वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, डायोड में बाईपास हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वेरी सिंपल। पी वाले को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, एन वाले को पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, करंट माइक्रो एम्पियर्स में होती है। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ भी आपको याद करके जाना है, वैसे तो याद ही होगा। इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, यहां पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो ग्राफ है इसमें करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ठीक है, और यहां पर ये करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ठीक है, जहां पर ये ब्रेक करंट स्टार्ट हो रहा है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, लेकिन ये होता वही बैरियर के बराबर ही है। ठीक है, मतलब नी मतलब जॉइंट है ग्राफ में, पहले करंट नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन बैरियर खत्म होते ही करंट एक्सपोनेंशियली राइज हो जाता है फॉरवर्ड बायस में, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं, नी वोल्टेज बोलते हैं या बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए और 0.6 वोल्ट सिलिकॉन के लिए। ये भी याद करके जाना है। बैरियर पोटेंशियल जो है ना 0.3 किसका है? जर्मेनियम। बैरियर पोटेंशियल 0.7 किसका है? सिलिकॉन। और एक और चीज याद रखी जानी है, एनर्जी गैप की वैल्यू 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर? 0 केल्विन पर। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किस पर? 300 केल्विन पर। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? सिलिकॉन की। सेम डेटा अगर मैं जर्मेनियम के लिए लिखूं तो एनर्जी गैप होता है
0.78 तो रूम टेम्परेचर पर होता है, और 0 केल्विन पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर 0.72। इसलिए सेमीकंडक्टर जो होते हैं 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। PN photo detector is fabricated from semiconductor with a band gap this one. It can detect a signal. तो वही एनर्जी गैप कितना, hc by लैम्डा, तो लैम्डा कितना, hc by एनर्जी गैप। hc का वैल्यू अपने को पता है 12400 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, और ये दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.8 से इसको काट देना, अगर 2 से काटते हैं तो ये 6200 आ रहा है, मतलब 7200 के आसपास आ रहा हो, चेक कर लेना। ठीक है, 7200 एंगस्ट्रॉम। देखो ये इसका मतलब क्या था, इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाता है, वैलेंस बैंड में, तो एक फोटोन एमिट करता है कितनी एनर्जी का, दिस वन। और अगर पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला गया, तो ये कब होगा, जब ये एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, वही सेम। ठीक है, तो मतलब ये डेल्टा ई एच न्यू या एस सी बाय लैम्डा के इक्वल होता है। सेम कॉन्सेप्ट एलईडी में काम में आता है, लाइट एमिटिंग डायोड में। लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, लाइट निकल रही है, एमिट हो रही है। एमिट कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा। ठीक है, तो 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एलईडी कॉम्बिनेशन, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन। चूज ओनली 2 स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। तो यहां पर ये आप सब पढ़ लेना, ये सिंबल है TCR जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी घट जाता है। सेमीकंडक्टर के लिए ये TCR क्या होता है, अल्फा। TCR मतलब क्या, अल्फा। TCR क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, घट जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। इसलिए सेमीकंडक्टर कम टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, रूम टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि जो बहुत ही सेंसिटिव गैजेट्स हैं, लैपटॉप वगैरह, उनके लिए एडवाइस देते हैं कि भाई इनको ऐसी जगह पर रखो जहां पर टेम्परेचर मेंटेन रहता हो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, अगला, सोलर सेल ऑलवेज यूज्ड इन। अरे भाई सोलर सेल है, ठीक है, सोलर सेल जो होता है उसको हम कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं, मतलब सॉरी बायसिंग नहीं देते हैं, वो तो सेल है। सेल काहे के लिए काम में आएगा, करंट ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो करंट ड्रॉ करना है आपको, तो मतलब कोई बैटरी लगाना है, सॉरी कोई बल्ब लगाना है, उससे सोलर पैनल से आप लोड लगाते हैं, सोलर पैनल को बायसिंग नहीं देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, सोलर सेल ऑलवेज यूज फॉर, तो भाई सोलर सेल करंट लेने के लिए यूज होता है, तो अनबायस्ड होता है, डायरेक्ट लोड में लगाते हैं तो ये लोड में करंट कंडक्ट कर देता है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन अगर होता फोटो सेल, ठीक है, तो फोटो सेल जो होते हैं, देखो 3 एप्लीकेशंस हैं, एक तो एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, तो स्पेशल पर्पस से डायोड डिजाइन होते हैं जिससे कि जब वो एनर्जी गैप को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब क्या करते हैं, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड लिया तो इसका एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप है, तो पर्टिकुलर एनर्जी गैप होगा, तो जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एक पर्टिकुलर एनर्जी पर्टिकुलर कलर का ही वेवलेंथ एमिट करेगा। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड इस पर्पस से डिजाइन होते हैं। आता है फोटो सेल। फोटो सेल जनरली लाइट की सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करता है। जैसे कई जगह पर आपने देखा होगा लाइट ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाती है, मतलब जैसे सपोज
रोड लाइट है, तो कुछ लाइट ऐसे होते हैं ना अपने आप ऑन हो गई, ठीक है, रात हुई ऑन हो गई, सुबह ऑफ हो गई, तो वहां पर फोटो सेंसिटिव डिवाइस की जरूरत है, तो वो होता है फोटो सेल। फोटो सेल को हम हमेशा रिवर्स बायस में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कारण भी इंपॉर्टेंट है। जो लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब लाइट एब्जॉर्ब करके सम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो एक लाइट कंट्रोल होगा, लाइट कंट्रोल होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब लाइट इंसिडेंट होने पर करंट प्रोड्यूस होगा। अब लाइट कंट्रीब्यूट करता है माइक्रो एम्पियर का करंट, तो माइक्रो एम्पियर का करंट माइक्रो एम्पियर में ऐड करते हैं तो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फोटो सेल को किस पे यूज करते हैं हम, रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में कर दें तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में होता है। अब लाइट माइक्रो एम्पियर दे रहा है, मिली एम्पियर के कंपैरिजन में माइक्रो एम्पियर नेग्लिजिबल है, तो वो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हम बोलेंगे मिली एम्पियर में माइक्रो एम्पियर ऐड करो तो अप्रोक्सीमेटली मिली एम्पियर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन माइक्रो में माइक्रो ऐड करो तो डबल हो जाएगा। तो अपन सिंपल सी बात समझें, लाइट कैसा करंट प्रोड्यूस करता है, माइक्रो का, इसलिए हमको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करंट भी माइक्रो का चाहिए जिससे कि इफेक्ट प्रॉपर रहे, इसलिए फोटो सेल को किस में यूज करते हैं, रिवर्स बायस में, ठीक है। लेकिन ये सोलर सेल है, ये तो खुद ही सेल है, ये तो खुद ही करंट देने के काम करेगा, ठीक है, तो अनबायस्ड होता है। अगला, width of depletion layer in diode depends on बायसिंग। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होने लगता है, रिवर्स बायस में बढ़ने लगता है। पर यहां पर एक चीज ध्यान रख लेना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डोपिंग, मतलब आप डोपिंग जितनी हाई रखोगे डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी ही कम होगी। तो ये क्वेश्चन तो एक बहुत बेसिक था, लेकिन ये अंदर का ध्यान रखना है आपको, डोपिंग हाई होने पर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, इसलिए तो जीनर ब्रेकडाउन होता है हाई डोपिंग में, ठीक है ना। हाई डोपिंग होती है तो विड्थ कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इन सेमीकंडक्टर डायोड बैरियर पोटेंशियल ऑफर अपोजिशन टू, भाई मेजोरिटी कैरियर को डिफ्यूज होने से रोकता है, पी टाइप से होल को नहीं आने देगा, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा, मतलब मेजोरिटी को नहीं आने देगा, तो थर्ड आ जाएगा आंसर। फोर्थ भी पढ़ लीजिए, नहीं सिर्फ मेजोरिटी को रोकता है ये। अगला देखो, ये सिग्नल ए है, ये नॉट है तो बी बार है, ये ऐड हो रहा है और गेट है, ए प्लस बी बार है, इधर चलते हैं, ये बी है, ये ए बार है, यहां पर ये ऐड हो रहा है ए बार प्लस बी हो गया, यहां क्या हो रहा है, पहले ऐड हो रहे हैं ए प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी, ठीक है, और ये नॉट बता रहा है ओवरऑल। तो देखो, अब देखो ए प्लस ए बार हमेशा कितना होता है 1, बी प्लस बी बार हमेशा कितना होता है 1, कुछ भी रख के देख लो, अगर ये 0 रखा तो ये 1 और गेट 1 आ जाएगा, ये 1 भी रख के देख लो, ये 1 रखा तो ये 0, कोई भी एक हाई होते ही आउटपुट हाई हो जाता है ना। तो a प्लस ए बार क्या होगा 1, b प्लस बी बार क्या होगा 1, दोनों 1 है तो आउटपुट 1 और गेट है ना प्लस मतलब ऑन, और इसका बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो फोर्थ आंसर आएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द आउटपुट y ऑफ द फॉलोइंग द गिवन नेटवर्क इज, देखो ये वाला नॉट इस नॉट को काट देगा तो बात ही खत्म हो गई, ये तो सिर्फ a प्लस बी हो गया, इधर से b आ रहा है तो करना y क्या है, a प्लस बी का b के साथ डॉट है, तो क्या आ गया ए बी, बी डॉट बी तो b रहेगा, b कॉमन ले लो, a प्लस 1 b, फिर वही बात a में 1 के साथ और गेट ले रहे हैं, एक भी हाई होते आउटपुट हाई हो जाता है, तो 1b मतलब b, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना है एक्चुअल में, सेमीकंडक्टर चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिफिकल्ट पार्ट रिमूव्ड है, ट्रांजिस्टर रिमूव हो चुका है,
तो आपको इस वाले पर सेमीकंडक्टर पर फोकस करना है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इधर चलते हैं। ये कौन सा गेट है, एंड प्लस नॉट, मतलब ए डॉट बी का बार है, यहां से सी आ रहा है, तो वाई क्या होगा, देखो ए डॉट बी का बार, फिर सी प्लस है, फिर ये नॉट मतलब और है। अब डी मॉर्गन थ्योरम लग जाएगी, मान लो ये x है ये y है, तो x का बार हो जाएगा मतलब a डॉट बी बार का बार हो जाएगा, प्लस का डॉट हो जाएगा, c का बार हो जाएगा, तो क्या आ गया a डॉट बी डॉट सी बार। ठीक है, 3 इनपुट है ए बी सी, आर फर्स्ट 0 देन 1, तो 0 लिख के देख लो। अरे एक भी 0 होते ही आउटपुट 0 हो जाता है, तो एक तो 0 आ गया। ठीक है ना, मतलब जब आप ए बी सी को 0 लिखोगे तो y क्या आ जाएगा 0। आप 1 रख के देख लो, तो भाई ये दोनों 1 है लेकिन ये 0, एंड गेट में तो एक भी 0 मतलब 0, तो वो भी 0, ये आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट, फिर वही नेटवर्क है, ध्यान से देखो, ये x है ये नॉट गेट है, तो यहाँ क्या आएगा x बार, ये x यहाँ सीधा आ रहा है, ये y यहाँ y बार आ रहा है। अब आगे चलते हैं, इधर क्या आएगा, इधर से y आ रहा है, ठीक है, तो ये x बार प्लस y हो गया, और गेट है ना ये क्या है, ये पहले x डॉट y बार है, फिर होल बार है, मतलब ये क्या है, ये है x बार डॉट का प्लस y बार का बार मतलब y, ये तो वही आ गया। ठीक है, टू प्रोड्यूस आउटपुट 1 एट r। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ ठीक है पॉसिबल। तो r क्या हुआ, x बार प्लस y ऊपर से आया, इधर से भी वही आ रहा है, तो मतलब सेम ही हो गया। फिर इसका पूरे का होल बार है, तो क्या आ गया x डॉट y बार। ठीक है, तो आउटपुट 1 चाहिए, तो x 1 होना चाहिए और y 0। जब आप x को 1 लिखोगे y को 0 लिखोगे तभी तो ये 1 डॉट 1 1 बनेगा। x 1 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच लॉजिक गेट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। देखो ये a बार हो गया, ये b बार हो गया, ये नॉट इस नॉट को काट देगा, दोबारा देख लो भाई, ये वाला भी नॉट ये भी नॉट, तो कट गया ना, तो अल्टीमेटली y क्या हो गया a बार डॉट b बार। ठीक है, अब a बार डॉट b बार क्या होता है, तो पहले y बार निकालते हैं, तो a बार डॉट b बार का होल बार, मतलब दोनों साइड बार कर दिया। अब क्या हुआ, a बार बार डॉट का प्लस b बार बार, मतलब a प्लस बी, पर ये तो y बार है, तो y क्या है, y बार का एक बार और बार किया, तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा बार, मतलब और गेट में नॉट लग गया, तो ये नॉर गेट हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट यील्ड्स। देखो ये a बार आ गया, भाई सिंगल इनपुट नैंड गेट हो या सिंगल इनपुट नॉर गेट हो, नॉट होता है। ये भी b बार हो गया, तो अब x क्या है, a बार आया, डॉट हुआ b बार, ठीक है, और ये नॉट बता रहा है होल बार, a बार का बार a डॉट का प्लस b बार का बार b, तो ये किसको बता रहा है, और लॉजिक को बता रहा है, और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक गेट शोन बिलो हैज द इनपुट वेव फ्रॉम a एंड b। ठीक है, पिक आउट, तो पहले तो ये चेक करते हैं गेट कौन सा है, ये कौन सा है a बार, ये क्या है b बार, तो y क्या होगा, पहले तो और हो रहा है a बार प्लस b बार, लेकिन नॉर है इसलिए ये आ जाएगा, तो y क्या हुआ a बार का बार a प्लस का डॉट b बार का बार b, एंड गेट है। ठीक है, अब देखो एंड, ये क्या है भाई 1 0 0 1 1 0
और ये भी 0, और ये क्या है 1 0 1 0 1 0 1। हमको चाहिए एंड गेट, ठीक है। एंड गेट 1.1 1 होता है, एक भी 0 हो जाए तो 0 ही आता है, दोनों 1 है तो 1 आएगा, दोनों 0 0, एक भी 0 हो जाए तो 0। तो ये पल्स हाई, ठीक है, तो ये पल्स तो हाई हो गई, बाकी 3 0 0 0 हो गई, फिर हाई हो गई, फिर 2 0 0 हो गई। तो पहली हाई आनी चाहिए, फिर 3 0 आने चाहिए, फिर 1 3 0, फिर 1 और फिर 0 0, ठीक है। तो ये जो भी हो ना, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो ये बूलियन से बहुत इजी है, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व होने में, ठीक है। तो अभी सेमीकंडक्टर और ये मॉडर्न के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है, ठीक। ऑल द बेस्ट।